हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ। ठीक है, चलो। सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता। सुनो, विलेयता क्या होती है? जब हमारे पास 1 लीटर विलायक हो। कितना विलायक हो? 1 लीटर। तो उस 1 लीटर विलायक में पदार्थ की कितनी मात्रा घोल सकते हैं? 1 लीटर विलायक में पदार्थ की कितनी मात्रा घोल सकते हैं, उसको बोलेंगे पदार्थ की विलेयता। ठीक है, चलो लिखते हैं। 1 लीटर विलायक, 1 लीटर विलायक में 1 लीटर विलायक में घुली हुई घुली हुई पदार्थ की मात्रा। 1 लीटर विलायक में घुली हुई पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की विलेयता कहलाती है। पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ की विलेयता कहलाती है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 लीटर विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या। क्या? 1 लीटर विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या। ठीक है, लिख दूं क्या? 1 लीटर विलायक में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलायक में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या। पदार्थ की विलेयता कहलाती है। पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखो, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि विलेय के मोलों की संख्या। किसमें? 1 लीटर विलायक में। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल प्रति लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। याद रहेगी बात? ठीक है, चलो एक बार देखो हमने क्या लिखा। हमने लिखा कि 1 लीटर विलायक में घुली हुई पदार्थ की मात्रा पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर पदार्थ की, सॉरी, 1 लीटर विलायक में पदार्थ की जितनी मात्रा घुल सकती है या जितनी मात्रा घुली हो, उसको हम बोलते हैं विलेयता। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लीटर विलायक में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। ठीक है, नोट करो।
चलो आगे बढ़े। अगला है सोलिबिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर। ठीक है, देखो सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तीसरा है प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, तो ये सारी चीजें विलेयता को प्रभावित करती है। एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति। अब सुनो, विलेय और विलायक, सोल्यूट मतलब होता है विलेय और सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक। तो विलेय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है, सुनो। देखो, जैसे हम लिखते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिला के क्या बनता है, दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। ठीक है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट, और इसमें कुछ सोल्यूट मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट और ये सॉल्वेंट पूरा क्या हो गया, पूरा सॉल्यूशन हो गया, है ना। पूरा क्या हो गया, पूरा ये एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अच्छा, अब बात को समझो। क्या होता है, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। याद रहेगी बात, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ये आप याद रखना। ठीक है, पोलर सोल्यूट पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, जबकि नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है बेटा, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना कि जो पोलर सोल्यूट होता है, कौन, पोलर सोल्यूट, वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। दूसरी बात, जो नॉन पोलर सोल्यूट होता है, जो नॉन पोलर सोल्यूट होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। ठीक है ना, पोलर किस में घुलेगा, पोलर में, और नॉन पोलर किस में घुलेगा, नॉन पोलर में। ठीक है, अच्छा,
तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। अच्छा, यदि पोलर को नॉन पोलर में घोले तो नहीं घुलेगा। पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि समान पदार्थ में घुलता है ना। एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि समान समान में घुलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान में घुलता है। मतलब पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने NaCl लिया। क्या लिया? NaCl। और साथ में ले लिया H2O। ठीक है, NaCl ले लिया और साथ में ले लिया H2O। तो ये डिजोल्व हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। या ऐसा बोल दो, विलयन बन जाएगा। या ऐसे लिखते हैं, घुल जाएगा। घुल कर विलयन बनाएगा। घुलकर विलयन बनाएगा। ठीक है, घुलकर विलयन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक है, तो पोलर पोलर में घुल गया। अच्छा, इसी प्रकार जैसे मान लो मैं लिखूं नैप्थलीन। ठीक है, नैप्थलीन और साथ में लिख दूं बेंजीन। नैप्थलीन और साथ में लिख दूं बेंजीन। तो ये भी घुल जाएंगे एक दूसरे में। घुल कर विलयन बनाएगा। है ना। लेकिन यदि ऐसा लिख दिया जाए, अलग कलर का पेन लो, लेकिन ऐसा लिख दिया जाए, बट हम ले लें नैप्थलीन प्लस वाटर, तो नहीं घुलेगा। नैप्थलीन प्लस वाटर ले ले तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि देखो सुनो, पोलर पोलर में घुल गया क्योंकि NaCl भी पोलर है, H2O भी पोलर है, तो पोलर पोलर में घुल गया। अच्छा, नैप्थलीन नॉन पोलर होता है। नैप्थलीन कैसा होता है? नॉन पोलर। नैप्थलीन कैसा होता है? नॉन पोलर। और बेंजीन भी कैसा होता है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में घुल गया और घुल के विलियन बना लिया। लेकिन नैप्थलीन है नॉन पोलर। नैप्थलीन कैसा है? नॉन पोलर। जबकि वाटर है पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, जबकि नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है ना, नोट करो। याद रहेगी बात? हम्म।
उसी प्रकार यदि आप उल्टा करो कैसा करो, उल्टा, जैसे मान लो आपने NaCl लिया है ना, और साथ में बेंजीन ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। क्यों, क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि जो NaCl है वो पोलर है और जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है। ठीक है बेटा, पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। यदि आपने पोलर और नॉन पोलर को आपस में मिलाया तो वो एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। क्लियर? तो हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति, है ना। विलेय और विलायक की प्रकृति। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है विलेय, और सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक। तो हम पढ़ रहे थे कि विलेयता पर विलेय और विलायक की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़े। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जैसे आपने रिएक्शन लिखी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, कैसी हो? एंडोथर्मिक। यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक से मतलब जो डेल एच होता है वो 0 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यदि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यदि उल्टा है, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो मतलब डेल एच का मान 0 से कम हो, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, नोट करो। चलो लिख लिया। तो याद रखना, यदि रिएक्शन कैसी हो? एंडोथर्मिक हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसी है? एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, ये हो गया तापमान का प्रभाव विलेयता पर। आगे बढ़े। अगला है प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव होता है? तो देखो, सॉलिड की
लिक्विड में सॉलिड की लिक्विड में विलेयता, सॉलिड की लिक्विड में विलेयता पर प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सॉलिड की लिक्विड में विलेयता पर प्रेशर यानी कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो कोई सॉलिड पदार्थ है, उसको आप लिक्विड में घोल रहे हो, ठीक है, अब वो पहले से ही घुला हुआ है, ठीक, अब आप उसको और ऊपर से प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। भाई जो चीज सॉलिड है वो पहले से ही दबी हुई है, ठोस है, नहीं, पहले से ही कंप्रेस्ड है। तो सॉलिड को आप ऊपर से यदि प्रेशर लगाओगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब सॉलिड की लिक्विड में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन गैस की बात करें, किसकी बात करें, गैस की, तो गैस पे आप प्रेशर डालोगे तो गैस अंदर चली जाएगी और डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गैस की, गैस की, गैस की लिक्विड में विलेयता, गैस की लिक्विड में विलेयता प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है ना, गैस की लिक्विड में विलेयता प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैस की सोलिबिलिटी है, जो गैस की विलेयता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कैसे, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ठीक, ये हो गया मान लो सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर मान लेते हैं कि ये कुछ गैस के पार्टिकल है, सॉल्वेंट के अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल, गैस पार्टिकल। ठीक है, और कुछ गैस पार्टिकल ये ऊपर सरफेस पे है, कहाँ पे है, सरफेस पे है। ठीक है, कुछ गैस पार्टिकल सरफेस पे है और अंदर भी है। ठीक, अच्छा, मान लो आप इस पे पहले से ही एक प्रेशर लगा रहे हो W1, क्या लगा रहे हो, W1। अब यदि आप प्रेशर बढ़ा दें, क्या करें, प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर मतलब प्रेशर यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा,
यदि आप प्रेशर बढ़ाते, मतलब पहले ऊपर W1 वेट था, अब आप करते हैं वेट W1 और W2, मतलब आपने ऊपर से वेट बढ़ा दिया। जब ऊपर से वेट बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। ऊपर से जब आप वेट बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आपने वेट बढ़ा दिया, मतलब प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा अब ये होगा कि देखो, पहले से जो प्रेशर लग रहा था उसकी तुलना में आपने प्रेशर बढ़ा दिया। जब ऊपर से वेट बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये जो गैस पार्टिकल है ये सॉल्वेंट में अंदर जाएंगे और डिसॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और ऊपर बहुत थोड़े से बचेंगे, इस तरह से। समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा थे ऊपर सरफेस पे, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, मतलब वेट बढ़ाया, तो अधिकतर पार्टिकल सॉल्वेंट में चले गए और डिजोल्व हो गए, ठीक है ना बेटा। तो सीधी सी बात है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो गैस के पार्टिकल है वो अंदर दबेंगे और सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। क्लियर। तो गैस की लिक्विड में विलेयता प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है हेनरीज लॉ। देखो, हेनरी ने भी यही बात बोली थी। हेनरी ने बोला था कि किसी गैस का जब किसी गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती है। लेकिन उसने कुछ अलग तरीके से कहा था, है ना। देखो उसने क्या कहा था, हेनरी ने कहा था गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। गैस का आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है ना। किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आ रही बात। तो गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये किसने बोला था, ये बोला था हेनरी ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी हो जाएगा कि जो गैस का दाब है, यानी कि गैस का प्रेशर, वो समानुपाती होगा किसके, गैस के मोल फ्रैक्शन के, किसके, गैस के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना। ये क्या है, गैस का दाब, और ये क्या है, गैस का मोल प्रभाज। तो गैस का जो दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है, ठीक है। अच्छा, जब समानुपाती हटाते तो बराबर आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है KH और X गैस, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये जो KH है ना, KH, इसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। KH को क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। केज को क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट प्रेशर के समान होती है। किसके समान होती है, प्रेशर के। देखो, जो ये है ना मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यूनिटलेस होता है। मोल प्रभाज कैसा होता है, यूनिटलेस। मोल प्रभाज कैसा होता है, यूनिटलेस।
मतलब मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती। अब सोचो मोल प्रभाज की तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इधर क्या बच गया KH और इधर प्रेशर, यानी कि KH की जो यूनिट होगी वो प्रेशर के जैसी होगी, क्योंकि ये तो यूनिट लेस है। अब ये यूनिट लेस है तो इसको तो छोड़ दो, बच गया ये। तो इसकी जो यूनिट होगी वो किसके जैसी होगी, प्रेशर के जैसी, है ना। तो हम लिख लेते हैं KH की यूनिट, KH की यूनिट KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट के समान होती है, ठीक है। KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट के समान होती है। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो प्रेशर की यूनिट ATM होती है, पास्कल होती है, बार होती है, टॉर होती है, ठीक है ना। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वही हमारे हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी होती है। क्लियर है, नोट करो। आगे बढ़े। अच्छा देखो, इसको यदि अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमको पता है, क्या पता है हमको, ये वाला लेते हैं। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो सोलिबिलिटी है, जो सोलिबिलिटी है जो सोलिबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो सोलिबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी, सोलिबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सोलिबिलिटी बढ़ेगी मतलब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर जो गैस के पार्टिकल थे वो कम थे, और जब आपने प्रेशर बढ़ाया, ये प्रेशर बढ़ाया, दाब बढ़ाया तो देखो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर चले गए, मतलब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। या मैं बोल सकता हूं कि जो गैस के पार्टिकल है उनकी कंसंट्रेशन कहां पे बढ़ गई, सॉल्वेंट के अंदर बढ़ गई। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ेगी। अब कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का एक तरीका मोल प्रभाज भी होता है, कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का एक तरीका मोल प्रभाज भी होता है, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोल प्रभाज लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, मोल प्रभाज, ठीक है। कुछ आया समझ में। तो सोल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सोल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का एक तरीका होता है मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हेनरी साहब ने गैस के मोल प्रभाज लिए हैं और गैस का प्रेशर लिया है, ठीक है ना। तो गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर है ये, यहां से, ठीक है। समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है ग्राफ। यहां पे हमको एक ग्राफ खींचना है, किसके बीच, देखो हेनरी साहब ने क्या बोला, हेनरी साहब ने बोला कि गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है ना। गैस का जो दाब होता है, जो गैस का आंशिक दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है,
ठीक है ना। तो हम ग्राफ खींचेंगे किसके बीच, हम ग्राफ खींचेंगे गैस के मोल प्रभाज और गैस के प्रेशर के बीच। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखो प्रेशर और मोल प्रभाज एक दूसरे के समानुपाती है, मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल प्रभाज बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब कैसी रेखा आएगी, सीधी रेखा। कैसी रेखा आएगी, सीधी रेखा, इस तरह से। ठीक है, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, मतलब इस तरह से सीधी रेखा आएगी। कैसी रेखा आएगी, सीधी रेखा। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से सीधी रेखा आएगी। यदि हम इसका स्लोप बनाएं, ढाल, इसके ढाल की बात करें, स्लोप की, ये थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, थीटा। तो जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब ढाल, स्लोप मतलब इसका ढाल, जो ढाल होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा, ऐसा लिखते हैं ना, लाल बटा कका, ऐसा लिखते हैं, लाल बटा कका। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, अब आप ये बताओ लंब क्या है, तो लंब ये है, ये। ठीक है, ये क्या है, लंब, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब ये है, मतलब ये, तो पी ले लिया। और आधार क्या है, आधार ये है, ये मतलब ये एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो टेन थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब पी बाई एक्स, पी बाई एक्स। ठीक है, अब इसका जो ढाल होता है वो के एच के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, के एच के बराबर। मतलब आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप, इसको ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, ढाल। जो स्लोप होता है, ढाल, वो पी बाई एक्स, यानी कि ये, इसको छोड़ो, डायरेक्ट के एच लिखो। ठीक है, इसका जो ढाल होगा, इसका जो स्लोप होगा, वो किसके बराबर होगा, के एच के बराबर होगा, मतलब हेनरी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। सही करा ना, देख लो एक बार। ठीक है, आगे देखो, केज को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, जो हेनरी कांस्टेंट है उसको केज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेनरी कांस्टेंट को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कौन कौन से कारक, पहला कारक है नेचर ऑफ गैस, मतलब गैस का नेचर। दूसरा है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तीसरा है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, पहला कौन सा है, नेचर ऑफ गैस मतलब गैस की प्रकृति। दूसरा टेम्परेचर यानी कि तापमान। और तीसरा
सोलिबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस मतलब गैस की प्रकृति। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, गैस की प्रकृति अलग अलग होती है। भाई सारी गैसें एक जैसी तो है नहीं, है ना, सब गैसें अलग अलग है। तो चूंकि गैस की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग गैसों के लिए जो हेनरी कांस्टेंट है वो अलग अलग आता है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भिन्न 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 गैसों के लिए के एच के मान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बेटा, भिन्न भिन्न गैसों के लिए के एच के मान कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो टेबल से समझाया हुआ है, ये एनसीईआरटी की टेबल है। ठीक है, समझते हैं, चलो देखो, जैसे टेम्परेचर 293 293 293 293 मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर नियत है, स्थिर है। ठीक है, जब टेम्परेचर स्थिर है तब हम देखते हैं कि O2 के लिए जो KH है, O2 के लिए जो KH है वो 34.86 किलो बार है। कितना है, 34.86 किलो बार। जबकि H2 के लिए 69.16 किलो बार है, N2 के लिए 76.48 किलो बार है, और हीलियम के लिए 144.97 किलो बार है। यानी कि अलग अलग गैसों के लिए जो केएच के मान है वो अलग अलग है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखो टेम्परेचर लिया हुआ है 298 केल्विन 298 केल्विन 298 केल्विन 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, जब टेम्परेचर स्थिर है तो HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए KH का मान, ये KH की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, KH की, KH की वैल्यू 1.83 इंटू 10⁻⁵ किलो बार है। जबकि मेथेन के लिए, CH4 को मेथेन बोलते हैं, मेथेन के लिए 0.413 किलो बार है, CO2 के लिए 1.67 किलो बार है, और आर्गन के लिए 40.3 किलो बार है। ठीक है बेटा, मतलब अलग अलग गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है टेम्परेचर, तापमान। जो हेनरी कांस्टेंट है वो तापमान से भी प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, तापमान से। जो हेनरी कांस्टेंट है वो तापमान से भी प्रभावित होता है। कैसे, देखो यहाँ पे गैस सेम ली हुई है, ये भी N2 ये भी N2, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर है 293 केल्विन, जबकि यहाँ पे है 303 केल्विन। ठीक, तो N2 के लिए 293 केल्विन पर हेनरी कांस्टेंट का मान है 76.48 किलो बार, जबकि उसी N2 के लिए 303 केल्विन पर हेनरी कांस्टेंट का मान है 88.84 किलो बार। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखो 293 से 303 कर दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ गया, 76.48 से 88.84 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो O2 और ये भी O2, दोनों ही ऑक्सीजन है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर 293 और यहाँ पे 303। O2 का टेम्परेचर जब 293 केल्विन है तब हेनरी कांस्टेंट कितना है, 34.86 किलो बार। जबकि जब टेम्परेचर 303 केल्विन है तो हेनरी कांस्टेंट है 46.82 किलो बार। यानी कि टेम्परेचर जब आपने 293 से 303 कर दिया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो हेनरी कांस्टेंट 34.86 से 46.82 हो गया, मतलब बढ़ गया।
कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। किसी भी गैस के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे N2 है 293 पे 76.48, उसी N2 के लिए 303 पर 88.84 हो गया। अब यदि आप टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो के एच है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जो के एच है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस की सोल्युबिलिटी का हेनरी कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुनो। देखो हमने दो बातें पढ़ी अभी। एक तो हमने पढ़ा कि जो के एच है वो टेम्परेचर के समानुपाती है। दूसरी चीज, जो हेनरी कांस्टेंट है ये सोल्युबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हेनरी कांस्टेंट है वो सोल्युबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी गैस के लिए यदि हेनरी कांस्टेंट अधिक होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, और किसी गैस के लिए यदि हेनरी कांस्टेंट कम होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी अधिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं, सोल्युबिलिटी, यदि मैं सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं तो जैसे हीलियम, हीलियम से ज़्यादा सोल्युबिलिटी होती है, हीलियम से ज़्यादा सोल्युबिलिटी होती है नियोन की, नियोन से ज़्यादा होती है ऑर्गन की, ऑर्गन से ज़्यादा होती है क्रिप्टॉन की, क्रिप्टॉन से ज़्यादा होती है जीनोन की, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। तो इसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, कम, जबकि इसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, ज़्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब सोल्युबिलिटी जब सोल्युबिलिटी बढ़ेगी मतलब हेनरी कांस्टेंट कैसा होगा, कम होगा। या किसी गैस का जब हेनरी कांस्टेंट कम होता है तो उसकी सोल्युबिलिटी कैसी होती है, अधिक होती है। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी कम है मतलब हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ पे सोल्युबिलिटी ज़्यादा है मतलब हेनरी कांस्टेंट कैसा होगा, हेनरी कांस्टेंट कम होगा, ठीक है ना बेटा। तो हेनरी कांस्टेंट और सोल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। अच्छा जैसे मान लो जैसे मैं सोल्युबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, सोल्युबिलिटी की। तो O2, देखो यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से देखो O2 के लिए हेनरी कांस्टेंट कम है, फिर H2 के लिए बढ़ गया, N2 के लिए और बढ़ गया, और हीलियम के लिए और बढ़ गया। मतलब सोल्युबिलिटी की बात करें तो इसकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, इसकी सोल्युबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम सोल्युबिलिटी। जबकि इसकी बात करूं तो इसकी सोल्युबिलिटी मिनिमम होगी, मिनिमम सोल्युबिलिटी। समझ में आ रही बात भाई। जो के एच है वो सोल्युबिलिटी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो के एच है वो सोल्युबिलिटी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जिसके लिए के एच की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे देखो इसके लिए के एच की वैल्यू मैक्सिमम है मतलब इसकी सोल्युबिलिटी मिनिमम, और इसके लिए के एच की वैल्यू मिनिमम है मतलब इसकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम। क्लियर। और यदि ऑर्डर बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर बन जाएगा, O2 की सबसे ज्यादा, उससे कम H2, उससे कम N2, उससे कम हीलियम, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा ऑर्डर बन जाएगा यदि आप ऑर्डर बनाओ तो। सबसे कम हीलियम की, उससे ज्यादा N2, उससे ज्यादा H2, और उससे भी ज्यादा O2।
मतलब O2 की सोलिबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसका हेनरी कांस्टेंट मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम सोल्यूबल होगी, मैक्सिमम सोल्यूबल। कुछ आ रहा है समझ में आप लोगों को? जो सोल्यूबिलिटी है वो हेनरी कांस्टेंट के कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक ऐसा के ऐसा ही आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, है ना। इसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम सोल्यूबल, ठीक है, जबकि इसकी मिनिमम होगी, मिनिमम सोल्यूबल, ठीक है ना। ये देखो ना, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है मतलब सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, और इसकी वैल्यू सबसे कम है मतलब सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो हीलियम नियोन H2 सॉरी हीलियम N2H2O2। अब वापस इधर आ जाओ, ये तो O2 की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है ना। अच्छा देखो, SO2 की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है CO2 से, और CO2 की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है H2 से। तो इसका मतलब भी वही है कि इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इसका जो KH है वो कम है ना। और यहाँ पे इसकी सोल्युबिलिटी कम है, इसकी सोल्युबिलिटी कम है मतलब इसका KH ज़्यादा है। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अच्छा आगे तो क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पे कंप्लीट है ना। चलो, तो याद रखना जो सोल्युबिलिटी है वो हेनरी कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, और जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान कम होगा उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, चलो क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन कि 2 ATM दाब पर CO2 की सोल्युबिलिटी कितनी है? 0.03 m। 6 ATM दाब पर CO2 की सोल्युबिलिटी बताएं। वो बोल रहा है कि 2 ATM प्रेशर पर CO2 की जो सोल्युबिलिटी है वो 0.003 m है, तो 6 ATM पे क्या होगी? देखो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, यही पढ़ा ना हमने अभी। हमने अभी पढ़ा कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इक्वल टू S1 अपॉन S2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा अब देखो P1 क्या है, तो जो पहले दिया वो P1 ले लो, P2 जो बाद में दिया वो P2 हो जाएगा, S1 जो पहले दिया वो S1 हो जाएगा, तो 0.03। S2 वही तो हमको निकालना है, ठीक है। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा करो पहले इससे काट लो इसको। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो ये हो गया 1/3 इक्वल टू 0.003 अपॉन S2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर और इसका इधर, तो S2 का एक में करोगे तो S2 ही होगा, है ना, S2 ही होगा। और 3 का इसमें करो तो 0.003 इंटू 3, 3 तिया 9, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ठीक है ना। कितना आया? ये 0.009,
देखो इससे भी समझ में आ रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ती है। जब प्रेशर 2 atm था तो सोलिबिलिटी कितनी थी, 0.003 थी। जबकि आपने प्रेशर 6 atm करा तो सोलिबिलिटी 0.009 हो गई। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ गई। नोट करो। अगला सवाल क्या है? अगला है 298 केल्विन ताप पर CO2 के लिए। CO2 के लिए KH कितना है, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। 500 ml सोडा वाटर, 500 ml सोडा वाटर में घुली हुई CO2 का मास 2.5 atm पर क्या होगा? मतलब वो हमसे CO2 का मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? CO2 का मास। ठीक है, तो क्या करें? देखो सबसे पहले तो ये करो, P गैस, गैस कौन सी है हमारे पास? CO2। तो PCO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X CO2। मतलब CO2 का जो प्रेशर होगा वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, अच्छा समानुपाती हटाएंगे बराबर आएगा, कांस्टेंट आएगा और X आएगा। ठीक है, अच्छा PCO2 प्रेशर कितना है? 2.5 atm है। तो 2.5 atm, 2.5 atm इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट कितना है? ये 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल और साथ में XCO2। ठीक है बेटा, अच्छा अब बात को समझना। ये एटीएम में है और ये पास्कल में, तो ऐसा करो इसको भी पास्कल बना लो। कैसे बनाएंगे? 2.5 इंटू 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी पास्कल बन गया। ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी क्या बन गया? ये भी पास्कल बन गया। अब 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल है ना, इंटू XCO2। तो यहाँ से XCO2 कितना आएगा? यहाँ से XCO2 आ जाएगा, देखो 2.5 इंटू 10 की पावर 5, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 बटा 1.67, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं। ऐसा है, और देखो ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आएगी, और नीचे पॉइंट के बाद दो अंक है तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर दो जीरो जाएगी, इंटू 10 की पावर 5 और ये 8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8। ठीक है, अच्छा एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, 10 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 250, ये 167, ये 5 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -3। ठीक है,
अब 167 का 250 में डिवाइड करो, करके बताओ जल्दी। मेरे हिसाब से ये लगभग लगभग 1.5 इंटू 10⁻³ आएगा। लगभग लगभग कितना आएगा? 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, 1.5 इंटू 10⁻³ अब क्या करें? अब देखो यहाँ से यहाँ से ये x आ गया। अब x CO2 इक्वल टू क्या होता है? NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। ठीक है, x CO2 कितना निकाला हमने? 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, और NCO2 ये पता करना है। अच्छा देखो क्या होता है जो नीचे है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चूंकि जो CO2 के मोल होंगे वो बहुत कम होंगे किससे? H2O से। CO2 के मोल H2O से बहुत कम होंगे। क्यों सर बहुत कम क्यों होंगे? देखो CO2 के मोल बहुत कम है इसीलिए तो ये वैल्यू बहुत कम आ रही है भाई। इस तरफ जो CO2 का मोल प्रभाज्य देखो ये 10⁻³ मतलब वैल्यू बहुत कम आ रही है। इसका मतलब ऊपर जो वैल्यू है ये वो बहुत कम है, मतलब CO2 के जो मोल होंगे वो बहुत कम होंगे। तो हम नीचे से CO2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर क्या बचेगा? NH2O। ठीक है, अब देखना 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू NCO2 अपॉन, अच्छा H2O के मोल कितने हैं? H2O के मोल कहाँ गए? ये 500 ml है। कितना है? 500 ml। देखो बात को समझना है, यहाँ पे मोल इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? मोल इक्वल टू लिखते हैं हम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये 500 ml है। 500 ml मतलब लगभग लगभग अपन 500 ग्राम मान लो। 500 ml मतलब लगभग लगभग 500 ग्राम, और 18 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो आपको याद होगा यदि वाटर 1 लीटर होता है तो उसके जो मोल होते हैं वो 55.6 होते हैं। तो ये कितना है? 500 ग्राम मतलब आधा लीटर। तो आधा लीटर के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 7 14, 2 8 16, ये हो जाएगा 27.8, या 18 से इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो 27.8 आएगा। कितना आएगा? 27.8, 27.8, 27.8। ठीक है, अब NCO2 निकालना है तो 27.8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, करो तो इसका मल्टीप्लाई।
देखो 58 40 की 0, हाथ का आया 4, 5 7 35 है ना, 35 और 4 39, 39 का 9, हाथ का आया 3, 5 दून 10, 10 3 13, फिर 8 7 2, ये हो जाएगा आपका 0, और 9 8 17 की 7, हाथ का आया 1, 7 3 10, 10 और 11 की 1, हाथ का आया 1 2 और 1 3 और 1 4, और पॉइंट के बाद एक अंक इसमें और एक इसमें, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। 41.70 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ये तो आया मोल, ये क्या आया, मोल किसका, CO2 का। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है मास, मतलब वेट पूछ रहा है। थोड़ा सा छोटा करें इसको, देखो तो यहाँ पे मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू हम लिखते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 41.70 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। अब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है, इक्वल टू 41.70 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब 44 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 41.70 इंटू 44 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू, करके देखो तो कितना आता है। ये आएगा 1834.8 इंटू 10 की पावर -3, क्या आएगा, 1834.8, 1834.8 इंटू 10 की पावर -3। अठारह 34.8, कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। देखो 1834.8, यहाँ पे माइनस का 3 है, कितना है -3, यदि इस -3 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 3 जीरो है, यहाँ पे कितनी जीरो है, -3 जीरो, तो ये 3 अंक आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पे। तो ये लगभग लगभग 1.83 इंटू, तो ये तो खत्म ही हो गया, ग्राम, 1.83 ग्राम अपन इसको मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 1.83 ग्राम इसको मान सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मास ऑफ CO2 इक्वल टू, या लगभग लगभग
1.8 ग्राम, ये इसका आंसर है बेटा। क्या आंसर है? 1.8 ग्राम। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करा मैंने पहले यहाँ से हेनरी वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, फिर ये CO2 का प्रेशर दे रखा था 2.5 atm। ठीक है, और ये हेनरी कांस्टेंट दे रखा था, और ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये एटीएम में है और ये पास्कल में है, तो मैंने क्या करा, इसको भी पास्कल बना लिया। पास्कल बनाने के लिए 10⁵ का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, एटीएम में 10⁵ का मल्टीप्लाई करोगे तो पास्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पास्कल। तो ये भी पास्कल बन गया। अब यहाँ से मैंने मोल प्रभाज निकाल लिया, इसको बटे में लाया और क्या निकाल लिया? मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज कितना आया? ये आया। ठीक है, अब मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है? मोल अपान टोटल मोल। अब चूंकि मेरे को पता है कि CO2 के मोल कम है, इसलिए मैंने नीचे से CO2 को हटा दिया, नीचे से CO2 को हटा दिया। तो फिर क्या बचा? ऊपर CO2 के मोल, नीचे वाटर के मोल। अब वाटर कितना दिया है? 500 ml। तो 500 ml के हिसाब से वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करा, तो 500 ml को मैंने 500 ग्राम मान लिया और नीचे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम रख दिया। तो इससे वाटर के मोल कितने आ गए? वाटर के मोल आ गए 27.8। तो यहाँ पे रख दिया 27.8। ठीक है, फिर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को CO2 के मोल पता चल गए। CO2 के मोल कितने? ये 41.70 इंटू 10⁻³ ये CO2 के मोल आ गए। अब मोल का फार्मूला क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने मोल की जगह क्या रख दिया? मोल की जगह रख दिया वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट यानी कि मास, तो मास मेरे को पता करना है और CO2 का वेट मेरे को पता है 44 होता है, इक्वल टू ये। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करा और उसको सोल्व करा तो फाइनली आंसर आया ये। ठीक है, 1.83। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया 1.8 ग्राम। ठीक है बेटा, तो CO2 का मास कितना आया? 1.8 ग्राम। नोट करो। कर लिया? चलो आगे देखें, समय बहुत ज्यादा हो गया, एक आखिरी चीज और पढ़ लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, देखो समझो, इसमें पहला है सोडा वाटर में घुली CO2। सोडा वाटर में घुली CO2 क्या होता है? देखो, सोडा वाटर जो होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की वाटर बोतल होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, थम्स अप वगैरह, तो इनमें क्या होता है? इनमें जो CO2 है उसको हाई प्रेशर पे डिसोल्व करके बंद किया जाता है। जो CO2 है उसको हाई प्रेशर पे डिसोल्व करके और बोतल को बंद किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जो P गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी के, P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी के। तो CO2 को बहुत अधिक दाब पर, बहुत हाई प्रेशर पर उसमें डिसोल्व करके रखा जाता है। ठीक है ना, अब चूंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर अचानक से कम होगा और जो गैस है वो बाहर आएगी, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है? बैंड्स। ये क्या होता है? जैसे जो गोताखोर होते हैं, कौन होते हैं? गोताखोर। गोताखोर, जो गोताखोर होते हैं ना, वो अपने साथ हीलियम N2 और O2 का मिक्सचर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? हीलियम N2 और O2 का मिक्सचर लेके जाते हैं। जब वो समुद्र में बहुत नीचे चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। भाई समुद्र में आप जितना नीचे जाओगे ऊपर से उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो समुद्र में जब बहुत अधिक नीचे चले जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने के कारण सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ने के कारण सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब ये जो गैसें हैं ये हमारे ब्लड में, हमारे नहीं मतलब गोताखोर के ब्लड में बहुत ज़्यादा सोल्युबल हो जाती है। ठीक है, गोताखोर के ब्लड में बहुत ज़्यादा सोल्युबल हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा सोल्युबल हो गई, अब जब गोताखोर ऊपर की तरफ आता है तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता है। प्रेशर जब कम होगा तो सोल्युबिलिटी भी कम होगी।
सोलिबिलिटी कम होगी तो ये जो गैसें ब्लड में घुली हुई थी वो ब्लड में से बाहर निकलेगी। जब ब्लड में से बाहर निकलती है तो जो ब्लड वेसल्स या कैपिलरी वगैरह होती है उनमें बबल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बबल बन जाते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स। अगला है एनोक्सिया। ये क्या है? ये कब होता है? जब ऊंचे स्थानों पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊंचे स्थानों पर। जब ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तब इस तरह की कंडीशन बनती है। ठीक है, जब ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तब इस तरह की कंडीशन बनती है। क्या होता है इसमें? देखो सुनो, क्या होता है जब हम ऊंचे स्थानों पे जाते हैं, मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचा प्लेस, करीबन 3-4 हजार मीटर ऊपर, तब क्या होता है? अधिक ऊंचाई पे प्रेशर बहुत कम होता है। अधिक ऊंचाई पे प्रेशर बहुत कम होता है। अब यहां से समझो, प्रेशर कम तो सोलिबिलिटी भी कम। जब अधिक ऊंचे स्थान पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा तो गैस की जो सोलिबिलिटी है वो भी कम होगी। मतलब जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे ब्लड में कम डिजोल्व होगी। ब्लड में कम डिजोल्व होगी तो ब्रेन तक कम पहुंचेगी। ठीक है, ब्रेन तक कम पहुंचेगी तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। उसी को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। नोट करो। तो यहाँ पे बेटा हमारा सोलिबिलिटी और हेनरी लॉ कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा राउल्ट्स लॉ। तब तक के लिए जय राम जी की।